हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के पार्ट में हम देखने वाले आपके चैप्टर नंबर 12 का अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट कंसेप्ट। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद हम रिडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन करते वक्त हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होने चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं हम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम पता है तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन यू कर लोगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? फिर ओ देखो, KMnO4, देन उसके बाद होता है HNO3, ओके, देन नेक्स्ट होता है CrO3, देन उसके बाद CrO3 बोलो या उसका एक और नाम है जो है आपका K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4, HNO3, CrO3 और CrO3 को ही हम K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे लिया हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड। अल्डिहाइड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन के वक्त, ऑक्सीडेशन करते वक्त हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ओके, ऐसा नहीं है कि K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 टेक्स्ट बुक में दिया है या मैं कह रही हूँ तो आपको यही लेना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जो भी आपको याद आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना। ठीक है, तो अल्डिहाइड के ऊपर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन जब भी करते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी करते, तब आपको एसिड का कंपाउंड मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सिर्फ अल्डिहाइड के कंसेप्ट में क्या करना है हमें? RC+OOH। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? एसिड का कंपाउंड फॉर्म हुआ। अल्डिहाइड के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड से मिला हमें एसिड का कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये तो हुई हमारी जनरल रिएक्शन, देन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये ले लिया हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। ओके, देन और एक एग्जांपल लेके देखते हैं CH3CH2 C+O। इसका नाम क्या आएगा फिर? प्रोपेनल्डिहाइड। ओके, तो ये एग्जांपल देते हैं हम। इसके ऊपर क्या करेंगे हम? ऑक्सीडाइजेशन K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। सिमिलरली प्रोपेनल्डिहाइड के साथ भी वही होगा। प्रोपेनल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है आपका K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी। जब हमने अल्डिहाइड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तब आपको एसिड का कंपाउंड मिला। सिमिलरली स्पेसिफिक रिएक्शन में भी वही होगा। एसिटाल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तब भी आपको एसिड का कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, एसिड का कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होगा। ये मिल गया आपको यहाँ पे एसिड का कंपाउंड। COOH का मतलब क्या होता है? एसिड का कंपाउंड है वो। ठीक है, COOH इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला मिल चुका है। तो ये है आपका एसिड। इसका नाम क्या आएगा फिर? एसिटिक एसिड।
इसी को आप इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड के केस में भी वही होगा, आपको एसिड का कंपाउंड मिलेगा। कैसे फॉर्म होगा वो देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे फिर से आपको एसिड का कंपाउंड मिल गया है, तो इस वाले एसिड का कंपाउंड का नाम आएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड क्यों बोला हमने, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो 3 कार्बन एटम्स की चेन को हम प्रोपेन बोलते हैं, और एसिड का ग्रुप है COOH, तो उसको बोलेंगे हम ऑइक एसिड, तो पूरा नाम क्या बन गया उसका, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अल्डिहाइड की केस में। अभी कीटोन के केस में भी देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पे देखो, अभी कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे लिया हमने कीटोन का कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है आपका कीटोन का, उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, वही फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे CrO3, ठीक है। CrO3 की आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कीटोन के ऊपर रिएक्शन की हमने CrO3 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्डिहाइड की केस में एक ही अल्किल ग्रुप था, अल्डिहाइड की केस में एक ही अल्किल ग्रुप होने की वजह से सिर्फ आपको एक ही एसिड ग्रुप मिल रहा था, लेकिन कीटोन की केस में कितने अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, कीटोन की केस में कितने अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटोन की केस में 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी एसिड का मॉलिक्यूल भी कितने मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्डिहाइड की केस में एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट था, इसलिए एक ही एसिड ग्रुप मिल रहा था। कीटोन की केस में 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो 2 एसिड ग्रुप्स मिलेंगे। तो चलिए कर दो प्रिपेयर एसिड ग्रुप। ये हो गया एक एसिड का ग्रुप, ठीक है, ये आ गया एसिड। अगेन क्या होगा, 2 अल्किल ग्रुप की वजह से 2 यहाँ पे एसिड का ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आ गए 2 एसिड के कंपाउंड, ठीक है। कीटोन से हमने 2 एसिड के कंपाउंड फॉर्म कर दिए। अल्डिहाइड की केस में सिर्फ एक ही एसिड का ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि वहां पे एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट था। कीटोन की केस में 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 एसिड के कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गई जनरल रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन भी तो आनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे होगी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ले लिया हमने एसीटोन का कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आ गया यहाँ पे, प्रोप 2 3 4 आ गए यहाँ पे, यानी ये आ गया आपका सेकेंड नंबर पे 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग दे दो 1 2, यहाँ पे है आपके 2 कार्बन, मतलब 3 और 4। सेकेंड पोजीशन पे है आपका ONE, इसका मतलब क्या आएगा, ब्यूट 2 ONE, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड का नाम है ब्यूट 2 ONE। देन नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन कैसे होगी, वही होगा ऑक्सीडाइजेशन CrO3, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, CrO3 मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे है आपके 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट, यहाँ पे है आपके 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट, तो एसिड के कंपाउंड कितने मिलेंगे, 2 एसिड के कंपाउंड मिलेंगे। तो चलिए देखते, ये है आपका CH3। देन एसिड का कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन किया हमने वो देखो, ठीक है। ये था आपका CH3 का एक कंपाउंड, उसके पास कौन गया, एसिड का फॉर्मूला, एसिड का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिला, इसका नाम क्या आएगा फिर, एसिटिक एसिड, ओके। देन अगेन और एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है इस साइड पे, और एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगेन आपको वही सिमिलर कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम भी क्या आएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पे है अल्किल ग्रुप, यहाँ पे भी है आपका अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे, 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला अल्किल ग्रुप है उसको लेना, देन उसको एसिड का कंपाउंड ऐड कर देना है, ठीक है। जो एसिड का कंपाउंड लिया है उसको एसिड का कंपाउंड ऐड कर दो, ठीक है। तो ये वाला पहला कंपाउंड मिल गया, इसका नाम क्या आएगा फिर, एसिटिक एसिड। देन इसके साथ जो एक और अल्किल ग्रुप है उसको लिख दो भाई, C2H5 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ गया, कितने कार्बन से यहाँ पे 2 और 1 3, नाम क्या बन गया उसका, प्रोपेनोइक एसिड।
बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सिर्फ हमने क्या किया, अल्डिहाइड की केस में ऑक्सीडेशन किया तो आपको एक एसिड का कंपाउंड मिला। कीटोन की केस में दो दो अल्किल ग्रुप होने की वजह से आपको यहाँ पे दो दो एसिड के कंपाउंड मिले। देन हमने एसीटोन के ऊपर रिएक्शन किया, एसीटोन के अंदर भी दो दो अल्किल ग्रुप से, दो दो मिथिल ग्रुप से, तो यहाँ पे दो एसिटिक एसिड के कंपाउंड बन गए। देन थर्ड देखा हमने ब्यूट टू ONE के कंसेप्ट में, तो यहाँ पे भी दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपका मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपका इथिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन यहाँ पे भी दो दो आपके एसिड के कंपाउंड फॉर्म हो चुके हैं। पहला बना एसिटिक एसिड का, देन सेकेंड बना है आपका प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजेशन के बाद रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो रिडक्शन के केस में हमें दो रिएक्शंस देखने, स्पेसिफिक हमें दो रिएक्शंस देखनी है रिडक्शन की केस में। जो सबसे पहली रिएक्शन हमें देखनी है वो है आपकी क्लेमेंसन्स रिएक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। एंड जो सेकंड रिएक्शन देखनी है हमें वो है आपकी वोल्फ किश्नर्स रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में मेनली हमें ये दो रिएक्शंस देखनी है जो रिडक्शन रिएक्शन शो करती है। जो पहली रिएक्शन है आपकी वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन है उसका नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लेमेंसन्स रिएक्शन देखनी है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रिडक्शन यानी क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है। जैसे ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, वैसे ही रिडक्शन की केस में देखना है हमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। ये वाला लिया हमने कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या आता है, कार्बोनिल कंपाउंड किसके अंडर में आता है, मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड लिया जो अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंडर में आता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं, यानी क्या करना है हमें, हाइड्रोजन की एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो वहाँ पे लेंगे हम 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन करेंगे। देन नेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg एंड उसके बाद करना है हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ उसकी रिएक्शन। ठीक है, जिंक Hg मतलब मर्क्यूरी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ उसकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो अभी यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन्स दिए तो 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन करनी हमें इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंडर में। ठीक है, 4 हाइड्रोजन ऐड करने हमें कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे एडिशन होती है उसकी। 4 हाइड्रोजन से सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे लेंगे हम 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया 2-2 हाइड्रोजन्स में। तो यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन्स, तो ये वाले 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे इस वाले ऑक्सीजन के साथ। सिंपल सी बात है, ये वाले 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। मतलब कौन सा वाला कंपाउंड बाय प्रोडक्ट निकल गया, सबसे पहले H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, ये वाला यहाँ पे थे 2 हाइड्रोजन्स, तो ये वाले ऑक्सीजन को वो ले गए साथ में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया। देन नेक्स्ट क्या करना है, जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको अटैच करना है, यहाँ का कंपाउंड है, ये 2 हाइड्रोजन्स आपको ऐड करने हैं। तो कर दो भाई ऐड, कैसे करोगे, ये वाला इतना कंपाउंड आ गया। देन इसके बाद क्या करना है, ये थे 2 बॉन्डिंग, यहाँ पे थे 2 हाइड्रोजन्स, तो इन 2 हाइड्रोजन्स को आप ऐसे ऐड कर दोगे। ठीक है, या उसके पास भी लिख सकते हो लाइक CH2 ऐसा भी आप लिख सकते हो। मतलब ये वाला कंपाउंड कौन सा मिल गया आपको, अल्केन का कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अल्केन का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हम, ये तो वही हमारी जनरल रिएक्शन के फॉर्म में हमने देखा। ठीक है, एक्चुअल में जब हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंडर में आपकी क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन करते तो प्रोडक्ट कैसे मिलते वो भी तो हमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने,
पहले रिएक्शन समझ लो। कार्बोनिल कंपाउंड के अंडर में हमने 4 हाइड्रोजन की एडिशन की इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg, मतलब जिंक मर्क्यूरी की इन प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के इन प्रेजेंस में हमने रिएक्शन की हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स की। देन वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है अल्केन्स का, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट हुआ अल्केन्स का। तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम इस पे डिपेंडेंट। ये वाली रिएक्शन लेते हैं हम, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा फिर, 3 कार्बन से नाम कैसे बनेगा उसका, प्रोपेनल्डिहाइड। ओके, ये वाली भी रिएक्शन देखते हैं, इसका नाम क्या आएगा फिर, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस देखते हैं हम। नेक्स्ट, इसके साथ किसके एडिशन करने वाले हम, 4 हाइड्रोजन्स की। देन इसमें भी किसकी एडिशन करने वाले हम, 4 हाइड्रोजन्स की। हाइड्रोजन्स की एडिशन क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन देख रहे, उसमें हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हम 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, जिंक मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन करनी, तो सबसे पहले उसको सब्सटीट्यूट कर दो 2 हाइड्रोजन्स में, तो यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट हो गए, 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन्स। ये वाले 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे ये वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये वाले 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे इस वाले ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे भी क्या होगा, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 2 हाइड्रोजन्स में, तो ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस वाले 2 हाइड्रोजन्स के साथ। एंड जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन से वो कार्बन को आके, जो लास्ट वाला कार्बन होगा उसको आके अटैच हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी भी तो एडजस्ट होनी चाहिए, तो वो इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएंगे। ये वाले 2 हाइड्रोजन्स आके इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएंगे। तो देखो एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ये था आपका CH3CH2, देन उसके बाद है कार्बन, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन तो चला गया 2 हाइड्रोजन्स के साथ, उसके पास बचा था 1 हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट, ये 2 हाइड्रोजन्स भी तो उसके पास चले गए, तो ये ऑलरेडी 1 था एंड 2 उसमें ऐड हो गए, तो बन कितने गए, 3 हाइड्रोजन्स बन गए। तो ये वाला कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हो चुका है, H2O गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिला, 3 कार्बन की चेन है, मतलब ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला हमें, प्रोपेन का कंपाउंड मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। यहाँ पे था आपका CH3 का कंपाउंड, देन उसके बाद था कार्बन का कंपाउंड। ऑक्सीजन तो चला गया 2 हाइड्रोजन्स के साथ, 1 हाइड्रोजन उसके पास बचा था। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन्स भी उसके पास चले गए, ऑलरेडी उसके पास 1 था और उसके पास 2 चले गए, मतलब टोटल कितने हो गए भाई, 3 हाइड्रोजन्स हो गए। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया, इथेन का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। और H2O चला गया था आपका बाय प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्शंस देखे हमने अल्डिहाइड की केस में। कार्बोनिल कंपाउंड देखा पहले, जो है आपका अल्डिहाइड की केस में भी, कीटोन के केस में भी 4 हाइड्रोजन के एडिशन की इन प्रेजेंस ऑफ जिंक विथ मर्क्यूरी इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन आपको अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ फिर, प्रोपेनल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखा हमने, इन प्रोपेनल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हाइड्रोजन्स की, 4 हाइड्रोजन्स के एडिशन की हमने स्ट्रक्चर के अंडर में, 2 हाइड्रोजन चले गए ऑक्सीजन के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बन गया एंड 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो गए इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे आपका इनकम्प्लीशन हो रहा था वैलेंसी का, तो वहाँ पे वो जाके अटैच हो गए। इसके पास 1 ही हाइड्रोजन था, तो और 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो गए और उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो आपको प्रोपेन का मतलब अल्केन फैमिली मिल गई। यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन की 4 हाइड्रोजन्स की इन प्रेजेंस ऑफ वही फिर जिंक मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड आपको जो कंपाउंड मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है वो है इथेन का, ठीक है। तो चलिए कीटोन के बारे में भी देख लेते हैं, कीटोन के ऊपर क्लेमेंसन रिएक्शन कैसे होती है। कीटोन का भी एक एग्जांपल देखते, CH3C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, कंपाउंड का नाम है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे हम 4 हाइड्रोजन्स की इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, वही होगा जो अदर रिएक्शंस अभी हमने देखी, 2 हाइड्रोजन्स में हमने उसको स्प्लिट कर दिया, देन ये वाले 2 हाइड्रोजन चले गए इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। देन ये जो 2 ऑक्सीजन बचे थे तो वो वहाँ पे अटैच हो गए,
ठीक है, क्योंकि वहाँ की वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके लिए वो दो हाइड्रोजन्स वहाँ पे जाके अटैच हो गए। फिर फॉर्मेशन कैसे बना वो देखो, यहाँ पे बना CH3, देन ये वाला कार्बन था, देन ये वाला CH3 था, ठीक है, ऐसा कंपाउंड था। तो ये ऑक्सीजन तो चला गया इन वाले दो हाइड्रोजन्स के साथ, ये दो हाइड्रोजन तो बचे थे, तो ये वाले दो हाइड्रोजन्स अटैच हो गए इस वाले कार्बन के पास, मतलब ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। कंपाउंड का नाम क्या है फिर? प्रोपेन, ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या था? प्रोपेन, एंड H2O मॉलिक्यूल चला गया था बाय प्रोडक्ट में। तो ये थे आपके एसीटोन के ऊपर रिएक्शन, मतलब कीटोन डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन में पहली रिएक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन उसका नाम था। तो अभी देखते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, वो है आपकी ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है सेकेंड रिएक्शन का ओल्फ किश्नर्स रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन है, यानी वही आपको अल्केन की फैमिली मिलनी चाहिए। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में वो देखो, ये ले लिया हमने यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड अगेन, ओके, मतलब ही क्या है वो आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अभी रिएक्शन करनी हमें H2N NH2 की, ठीक है। क्या है फिर ये H2N NH2 का मतलब क्या होता है, ये है आपका हाइड्राजीन डेरिवेटिव। हाइड्राजीन का फॉर्मूला है वो, ठीक है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तब देखो क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। ये देखा है हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की रिएक्शन देख रहे थे हम, तो उसमें हमने ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन में देखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड जो रिमेनिंग बचा है वो सिर्फ अटैच करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था वो देखो, इतना वाला कंपाउंड था, ये वाला ऑक्सीजन तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, देन नाइट्रोजन से आपको ये वाला बचा है तो उसको डायरेक्टली अटैच कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा N, देन उसको अटैच आ जाएगा NH2, तो ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या था, कुछ याद आ रहा है क्या? उस चार्ट के फॉर्म में हमने देखा था लाइक दिस, ऐसे देखा था, ऐसे चार्ट के फॉर्म में देखा था, तब स्टार्टिंग में ही ये कंपाउंड था हाइड्राजीन का। तो हाइड्राजीन से प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा था भाई, हाइड्राजीन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, हाइड्राजोन का, ठीक है, हाइड्राजीन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, उसका नाम था हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी ऐसी, जनरल जो उसका स्ट्रक्चर देखा है हमने, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्केलेटन बोलते हैं उसको, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में वो जनरल स्केलेटन ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने, उसके साथ हाइड्राजीन की रिएक्शन की, देन आपको हाइड्राजोन का कंपाउंड मिला। अभी अल्केन का कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए था, ठीक है, अल्केन का कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन अगर देख रहे हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है हमें, तो हमें अल्केन का प्रोडक्ट चाहिए, तो हाइड्रोजन की एडिशन करनी होगी। तो चलिए स्टेप 2 में देखते हैं क्या होता है। ये थी आपकी स्टेप 1। स्टेप 2 में देखते हैं हाइड्राजोन डेरिवेटिव, जो कंपाउंड हमें मिला है हाइड्राजोन डेरिवेटिव्स का, उसके ऊपर क्या करेंगे हम वो देखो। हाइड्राजोन का जो कंपाउंड हमें मिला है, हाइड्राजोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे, ताकि हमें क्या करना है, अल्केन का कंपाउंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्राजोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम KOH, CH2 बॉन्ड CH2, HO HO, ठीक है। ये वाला कंपाउंड कौन सा है, इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमने इन प्रेजेंस में लिया। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हाइड्राजोन के साथ हम KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन देखते हैं, तब क्या होता है, जो आपका एंड
का कंपाउंड है, ये वाले 2 N है, ये 2 N चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, N2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो N2 का प्रोडक्ट चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ पे N2 चला गया। देन रिमेनिंग क्या बचा है भाई, उसको ठीक से अटैच कर दो, अरेंजमेंट ठीक से कर दो उसकी। ये वाला था कार्बन, उसको अटैच था ये डबल बॉन्ड, मतलब ये हो गए यहाँ पे डबल बॉन्ड। देन कितने हाइड्रोजन बचे थे, 2 हाइड्रोजन बचे थे। तो यहाँ पे क्या मिल गया भाई, अल्केन का फॉर्मेशन मिल गया। रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं तो अल्केन का फॉर्मेशन होना ही चाहिए, तभी वो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कार्बोनिल कंपाउंड लिया हाइड्रोजन की, उसके साथ रिएक्शन की तो आपको हाइड्राजोन का कंपाउंड मिला। देन स्टेप 2 में क्या किया, हाइड्राजोन के ऊपर हमने रिएक्शन की KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। देन आपको वहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ से N2 जो था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में। तो ये थी ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन का जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्केलेटन, ठीक है। तो अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, कुछ रिएक्शंस देखते हैं। CH3CH, ये देखेंगे हम पहली रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखने वाले हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे हाइड्राजीन का डेरिवेटिव, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हम इसके बाद C2H5 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, ये अगर एसिटल्डिहाइड था तो इसका नाम क्या आएगा, 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब इसका नाम आ जाएगा प्रोपैनल्डिहाइड, ओके। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखनी हमें इसके बाद, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, इसका नाम क्या आएगा, ये है आपका 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब हो गया प्रोपीन N प्रोपील बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन होगी हाइड्राजीन की, ये वाला कंपाउंड है आपका हाइड्राजीन, ये वाला कंपाउंड का नाम भी वही है भाई, कंपाउंड वही है तो नाम भी वही होगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या करना है हमें, वही जो हमने अदर रिएक्शन जनरल रिएक्शन में जनरल स्केलेटन में देख लिया है। अभी यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। H2 तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, अभी रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है, रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है, तो कर दो भाई अटैच उनको। ये है आपका यहाँ पे CH3 कार्बन, देन ये वाला था हाइड्रोजन्स, देन उसके बाद था डबल बॉन्डिंग, यहाँ तक तो सिमिलर था। देन यहाँ से अटैचमेंट कर दो, यहाँ पे आ गया आपका NNH2, ठीक है, ये वाली अरेंजमेंट हो गई। यहाँ पे कंपाउंड कौन सा मिल गया, फिर ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, वही है भाई हाइड्रोजन से क्या प्रिपेयर हुआ है, हाइड्राजोन का कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, हाइड्राजीन से प्रिपेयर हुआ हाइड्राजोन का कंपाउंड। यहाँ पे देखो ये H2 तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो बचा है उसको अटैच करना है। यहाँ पे बचा था आपका C2H5, ये बचा था कार्बन, यहाँ पे था हाइड्रोजन, देन ये था डबल बॉन्डिंग, ठीक है। देन यहाँ से कंपाउंड बचा है तो अटैच कर दो उसको, NNH2 बचा है तो कर दिया भाई हमने उसको अटैच। ये वाला कंपाउंड भी कौन सा मिला भाई आपको, हाइड्राजोन का कंपाउंड मिला। नेक्स्ट चलते थर्ड पे, ये वाला H2 तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो बचा है उसको अटैच कर दो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले कंपाउंड का नाम ठीक से लिख लेते हैं हम, इथिल फिनिल अल्डिहाइड, ठीक है, इथिल फिनिल अल्डिहाइड कंपाउंड का नाम है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, जो बचा है उसको अटैच करना है, ये वाला कंपाउंड हम यहाँ पे अटैच कर देंगे NNH2, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड मिला है हमको उसका नाम है हाइड्राजोन, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर और रिएक्शन होने वाली, क्योंकि अगर हम रिडक्शन रिएक्शन देख रहे भाई तो हमें अल्केन मिलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम KOH, देन नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे हम इथिलीन ग्लाइकॉल का कंपाउंड, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल का कंपाउंड हमने यहाँ पे ले लिया। देन नेक्स्ट क्या होता है वो देखो, KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल जब भी प्रेजेंट होता है तब कौन सा
कंपाउंड यहाँ से रिमूव होगा भाई, N2 वहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही इन प्रेजेंस है KOH CH2 CH2 HO HO मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल, यहाँ पे भी आपका वही कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, N2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ से भी क्या होगा, ये वाला N2 चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख दो भाई, रिमेनिंग क्या बचा है, N2 तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, यहाँ से भी N2 चला गया बाय प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी N2 चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तीनों में N2 चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख दो अभी। ये है आपका CH3, देन कार्बन को अटैच है, देन ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच है, एंड इधर बचा हुआ H2 है तो इसको अटैच कर देंगे हम, ठीक है। H2 है तो H2, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, C2H5 प्रेजेंट है, C2H5 अटैच है कार्बन को, कार्बन अटैच है हाइड्रोजन को, एंड इधर अटैच है वो H2 को, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या मिल गया, CH2। यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, ये वाली रिंग है, रिंग को अटैच है कार्बन, कार्बन को अटैच है C2H5 एंड उसके पास है CH2। तो ये वाले प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। पहला वाला प्रोडक्ट कितने कार्बन से, उसके अंडर में 2 कार्बन से, दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 2 कार्बन से तो इथेन। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ पे कितने कार्बन से, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ठीक है। वैलेंसी भी उसकी कंप्लीट है 3 कार्बन से, यानी उसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रोडक्ट मिला है हमें, उसका नाम क्या आएगा, यहाँ पे है 2 कार्बन, यहाँ पे है 3 कार्बन, मतलब नाम कैसे आएगा उसका, एन प्रोपिल बेंजीन, ठीक है। नाम कैसे आएगा उसका, एन प्रोपिल बेंजीन। तो ये मिल गए हमें प्रोडक्ट ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। सबसे पहले कंपाउंड लिया हमने एसिटाल्डिहाइड का, उसके साथ हाइड्राजीन डेरिवेटिव लिया, देन आपको हाइड्राजोन का कंपाउंड मिला। हाइड्राजोन के ऊपर हमने रिएक्शन की इन प्रेजेंस में KOH इथिलीन ग्लाइकॉल, देन आपको वहाँ पे अल्केन की फैमिली वाला कंपाउंड मिल गया। तो ये थी आपकी ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। और एक कंपाउंड रह गया है कीटोन का, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं कैसी रिएक्शन होती है। तो चलिए गाइस, एसीटोन के ऊपर देखते हैं ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे एसीटोन का कंपाउंड, ओके। ये वाला कंपाउंड लिया हमने एसीटोन का, ठीक है। अरेंजमेंट हम वैसे ही लेते जैसे पहले कंपाउंड्स की ली, ठीक है। CH3 ऑक्सीजन, ओके। एसीटोन का कंपाउंड है, वैसी अरेंजमेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट सिर्फ चेंज किया, एसीटोन का ही कंपाउंड है, ये बात ध्यान में रखना। एसीटोन का कंपाउंड है, उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम H2N NH2, ये मतलब क्या होता है, हाइड्राजीन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है हाइड्राजीन का। देन नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले कंपाउंड में यहाँ से ऑक्सीजन एंड यहाँ से H2 कंपाउंड चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। ये वाला H2N, ये वाला ऑक्सीजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल चले गए दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट में। ये वाला H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो भाई। यहाँ पे है CH3, देन कार्बन, देन यहाँ पे है CH3, देन यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्डिंग। देन डबल बॉन्डिंग के बाद जो यहाँ पे कंपाउंड बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इस वाले कंपाउंड को अटैच कर देना है। तो ये वाला कंपाउंड का प्रोडक्ट आपको मिल गया, इसका नाम क्या होगा फिर, हाइड्राजोन डेरिवेटिव, ठीक है। ये थी आपकी स्टेप 1 जिसमें मिला आपको हाइड्राजोन का डेरिवेटिव। स्टेप 2 में क्या होता है वो देखो, वही हमें फिर से हाइड्राजोन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो वही सिमिलर जो कंपाउंड हमें मिला है वही सिमिलर कंपाउंड लेंगे हम, ठीक है। ये है आपका हाइड्राजोन, जो ऊपर हमें प्रोडक्ट मिला वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका नाम है हाइड्राजोन। देन हाइड्रोजन के ऊपर क्या करने वाले हैं हम वो देखो। हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं KOH CH2 CH2 HO HO, ठीक है। KOH इन प्रेजेंस ऑफ, ये वाला कंपाउंड है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ KOH इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है वो देखो। हाइड्रोजन के रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का N2 का जो कंपाउंड है ये चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, जो N2 है वो चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। ये वाला N2 तो चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन जो बचा है उसको अटैच कर दो, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बचा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है। तो कंपाउंड कैसे मिल जाएगा हमें फिर, ये वाला CH3 है इधर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बचा था, H2 बचा था। तो CH3 CH2 CH3 यानी कंपाउंड कौन सा मिल गया हमें, प्रोपेन, ओके। रिडक्शन रिएक्शन देख रहे तो ऑब्वियसली हमें अल्केन ही प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पे प्रोपेन प्रिपेयर किया है हमने, ठीक है। तो ये थी आपकी ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते, नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखना है अभी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन देखनी है अभी हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात अभी पहले समझ लो, जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये कौन शो करता है भाई, कैसे पहचानोगे कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लाइक दिस। जिस बेंजीन रिंग को, ये वाली है आपकी बेंजीन रिंग, जिस बेंजीन रिंग को अटैच होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
ठीक है, ये बात समझ लो सबसे पहले। जिस भी बेंजीन रिंग को अटैच होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस भी बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो वो रिंग जो होगी, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या शो करेगी, इसका मतलब ये जो है दिस स्ट्रक्चर shows electrophilic substitution रिएक्शन। क्यों शो कर रहा है ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि बेंजीन रिंग को अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन रिंग को अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इसके अपोजिट आ जाए तो ये है आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये बेंजीन रिंग थी, इसको अटैच था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग है, इसको अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये स्ट्रक्चर कौन सी रिएक्शन शो करेगा? ये वाला स्ट्रक्चर शो कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर शोज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. This structure shows nucleophilic substitution reaction. अगर उस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो स्ट्रक्चर होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर बेंजीन रिंग को अटैच होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो स्ट्रक्चर शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बात तो आ गई। अभी इसके बाद देखो, जो भी रिएक्शन है, जो भी स्ट्रक्चर है, अगर उस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो किस पोजीशन पे एक्टिव होगा, मतलब कोई भी किस कंपाउंड के साथ हम जब उसकी रिएक्शन करेंगे तब वो कौन से पोजीशन पे एक्टिव होगा। तो जब भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तब वहां पे क्या होता है, मेटा पोजीशन आर एक्टिव। वहां पे क्या होता है, मेटा पोजिशंस एक्टिव होते हैं जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को अटैच है तब वहां पे कौन सी वाली पोजीशन एक्टिव होगी भाई? यहाँ पे अगर मेटा पोजिशंस एक्टिव है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर एक्टिव। ओके, सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो यहाँ पे मेटा पोजीशन एक्टिव है, एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वहां पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होगी एक्टिव, ठीक है। ये बात तो हमें समझ गई। अभी यहाँ पे देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो वो कौन से होते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, वो पता चलना चाहिए हमें, ठीक है। जो आपके OH OR वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जो आपके OH OR ये वाले जो ग्रुप्स है आपके OH OR वाले, तो ये ग्रुप्स आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, जो आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं लाइक CHO COOH, तो ये वाले ग्रुप्स आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे और भी फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, CN और NO2 लाइक, ये भी फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में। यहाँ पे आएंगे आपके OH OR जैसे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर भी आ सकता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला कंसेप्ट। तो हमें चाहिए भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी, तो हमारे काम वाला अभी ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, एंड वहां पे कौन सी वाली पोजीशन एक्टिव होगी, तो वहां पे मेटा पोजीशन एक्टिव होगी। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से वो भी देख लो, यहाँ पे CHO COOH CN NO2 एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो अभी एक रिएक्शन देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो चलिए गाइस, रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बेंजीन रिंग को अटैच करेंगे हम
बेंजीन रिंग को अटैच करेंगे फंक्शनल ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को अटैच है तो वो शो करता है भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को अटैच किया हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका नाम क्या है फिर ये स्ट्रक्चर का, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, ठीक है। HNO3 को अगर हम ऐसा लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या, HNO3 ऐसा वाला कंपाउंड है तो HNO2 काउंट करो तो H था हमारा, NO2 ऐसा लिखेंगे NO2, ठीक है। H है तो H है भाई, ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ठीक है। HNO3 को हमने ऐसा लिख दिया, मतलब ही ये है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कंपाउंड हमने लिया, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम नाइट्रिक एसिड की, तो कंपाउंड देखो क्या मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या होता है, हमने देखा जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होता है तब वो कौन से वाले पोजीशन पे एक्टिव होता है, तब वो कौन से वाले पोजीशन पे अटैक करेगा, किस वाले पोजीशन पे एक्टिव होगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग को अटैच होता है तब वो मेटा पोजीशन पे एक्टिव होता है, मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। ये है आपका CHO ग्रुप, ठीक है, एज इट इज लिख दिया हमने। देन नेक्स्ट क्या होता है वो देखो, यहाँ पे जो आपका HNO3 का कंपाउंड है ये अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, तो ये है आपके मेटा पोजीशन, ठीक है। मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो मेटा पोजीशन पे अटैक करके वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा NO2 करके, ठीक है। और वहाँ पे एक एक्चुअल में हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच हो गया है तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन था जो बाहर निकल गया है, वो वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले OH के साथ चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो H2O मॉलिक्यूल जो था आपका वो चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड मिल गया वो देखो, तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आपको मिला है, इसका नाम क्या आएगा, मेटा पोजीशन पे अटैक है नाइट्रो ग्रुप, तो M नाइट्रो एंड रिमेनिंग बचा हुआ कंपाउंड किसका है, बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का कंपाउंड फॉर्म हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन की नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी बेंजल्डिहाइड रिएक्ट हुआ तब क्या हुआ, ये जो NO2 वाला ग्रुप था ये NO2 वाला ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुआ मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है एंड वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो ये वाला ग्रुप एक्टिव रहेगा मेटा पोजीशन पे, अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, यम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले कंसेप्ट का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज देखने कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखने वाले हम एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उस वर्ड में क्या दिया है भाई, एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमें चेक करना है जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक्चुअल में एसिड है क्या, ठीक है। उसके पीछे आपको नाम दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, बोला तो है भाई एसिड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये भी तो हमें पता होना चाहिए, और है तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर एसिड बोल रहे उसको एसिडिक नेचर बोल रहे तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना, इसलिए उसको एसिड बोल रहे, तो वो रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। तो वही रीज़न हमें देखना है इस कंसेप्ट में, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको एसिडिक नेचर ऐसा क्यों बोला है,
कार्बोक्सिलिक नाम के पीछे एसिड ऐसा वर्ड क्यों लगता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन के पीछे क्यों नहीं लगता है, उसके पीछे कुछ तो रीजन है, इसीलिए ये टॉपिक हमें दिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, जो भी कंपाउंड होगा आपका, उसका अगर आपको एसिडिक नेचर उसका चेक करना है तो एक बात ध्यान में रखना, जो भी कंपाउंड H+ आयन मतलब आपका प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है, जो भी कंपाउंड होगा, जो भी कंपाउंड आपका H+ आयन मतलब ही प्रोटॉन डोनेट करेगा, दे देगा, ठीक है, डोनेट करेगा, तो वो एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। जो भी कंपाउंड H+ आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करेगा उसको हम एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं अभी, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो H+ आयन जब डोनेट करता है या नहीं करता है वो देखेंगे, एंड अगर करता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो स्टेबल है या नहीं है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लेंगे हम एसिड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिया है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन करके देखेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2O के साथ। अभी यहाँ पे देखो, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंडर में क्या है भाई, R है, C है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इसके अंडर में जो H आयन है, ठीक है, H+ आयन है इसके अंडर में, जो OH- आयन है उसके अंडर में H+ आयन भी है, ठीक है। तो ये वाला H मतलब H+ आयन प्रोटॉन जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट करेगा तब इसका एसिडिक नेचर हमें पता चलेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। ये H+ आयन वो इधर डोनेट कर देगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर डोनेट कर देगा, मतलब इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, फिर ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज निकल गया, मतलब ये वाला कंपाउंड यहाँ पे आ गया, एंड इसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, एंड इधर क्या फॉर्म हो गया, H2O था, तो एक प्रोटॉन जाने की वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, H3O, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गए उसके ऊपर। इसका नाम आएगा कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे फॉर्म हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या किया, H+ आयन प्रोटॉन को डोनेट किया, ठीक है। वो H+ आयन प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब वो उसका एसिडिक नेचर प्रूफ कर रहा है कि हाँ भाई मैं एसिड हूँ। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ आयन कार्बोक्सिलेट आयन डोनेट किया है, इसका मतलब वो एक्चुअल में एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है। तो चलिए देखते, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ आयन डोनेट किया है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ जो प्रोडक्ट है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ये स्टेबल है या नहीं है वो देखते हैं। प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन देखेंगे हम स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो, लाइक दिस, ये है आपका R, उसको अटैच है कार्बन, देन नेक्स्ट यहाँ पे है ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग, और ये है आपका ऑक्सीजन नीचे, ठीक है, निगेटिव चार्ज। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ पे लेंगे R, रेजोनेंस देखेंगे हम उसका, ठीक है। रेजोनेंस कैसे फॉर्म होगा वो भी देखो, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड उसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब निगेटिव चार्ज देगा। तो चलिए अपोजिट करके देखते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, फिर ये वाला ऑक्सीजन था तो निगेटिव चार्ज इसने इसके ऊपर दे दिया, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो गया डबल बॉन्डिंग, एंड यहाँ पे था डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया, मतलब इसने दे दिया निगेटिव चार्ज। तो ये दो रेजोनेंस फॉर्म हो चुके हैं। देन नेक्स्ट क्या फॉर्म होता है वो देखो, नेक्स्ट फॉर्म होता है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, ये वाला कंपाउंड है आपका हाइब्रिड का, हाइब्रिड रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे दो रेजोनेंस हमें दिख रहे हैं भाई कार्बोक्सिलेट आयन के, दो रेजोनेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड जो थर्ड हमने निकाला है वो हाइब्रिड है, मतलब मिक्सिंग वाला रेजोनेंस दिखाया है। तो आप जब उसका
रेजोनेंस देखोगे तब आपको एक बात समझ में आएगी। जब आप ये दोनों के ऊपर फोकस करोगे, ये जो रेजोनेंस देखोगे, तो दोनों के दोनों रेजोनेंस आपको कैसे दिखेंगे भाई? सिमिलर दिख रहे। इधर का नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऊपर गया है, इधर का डबल बॉन्ड नीचे आया है। सिमिलर तो कंसेप्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के जो रेजोनेंस है वो कैसे है भाई? सिमिलर रेजोनेंस, सिमिलर है उनके रेजोनेंस, इसको बोलेंगे हम, उनका जो रेजोनेंस है वो सिमिलर है। और एक बोलेंगे बोथ ऑफ देम्स आर, बोथ ऑफ देम आर मतलब दोनों के दोनों रेजोनेंस के टाइप, बोथ ऑफ देम्स आर इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर है, इसका भी मीनिंग वही है। बोथ ऑफ देम्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों के दोनों कैसे है भाई? इक्विवेलेंट है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। विच गिविंग, which gives acidic nature, which gives acidic nature to carboxylic acid। ठीक है, बहुत सिंपल करके बताया है, टेक्स्ट बुक में बहुत थ्योरी देके रखी है, ये बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। एसिडिक नेचर कैसे चेक करते हैं ये तो हमें पता चल गया। एसिडिक नेचर तभी प्रूव होगा जब वो कंपाउंड अपने पास वाला एक H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, मतलब ही हम उसको प्रोटॉन बोलेंगे, तो वो प्रोटॉन जब भी वो डोनेट करेगा तब उसका एसिडिक नेचर प्रूव होगा कि हाँ भाई वो कंपाउंड एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसने क्या किया? अपने अंडर का एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, मतलब एक प्रोटॉन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हुआ है वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल है ये भी तो हमें पता करना है। इसके लिए हमने क्या किया? उसका रेजोनेंस देखा, और दोनों का दोनों अगर हम रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस आ गया, इसका मतलब क्या है? वो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कैसा है? स्टेबल है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन कैसा है? रेजोनेंस की वजह से कैसा है? वो स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पे उसके दो रेजोनेंस हमने देख लिए। दोनों के दोनों रेजोनेंस जब हमने देखे तो वहाँ पे आपको क्या दिखा? ये वाला निगेटिव चार्ज इधर था, यही निगेटिव चार्ज इस वाले रेजोनेंस में ऊपर चला गया है। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर था, ये वाला नीचे आ गया है, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के दोनों रेजोनेंस कैसे है? सिमिलर रेजोनेंस है। दोनों के दोनों रेजोनेंस जो है कार्बोक्सिलेट आयन के वो कैसे है? इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मतलब सिमिलर है भाई, सेम सेम रेजोनेंस है उनके, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और इसकी वजह से वो क्या करते? विच गिव्स एसिडिक नेचर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसीलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक नेचर देते हैं, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिडिक नेचर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये पार्ट हमने देख लिया है। देन नेक्स्ट देखते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में एक और प्रॉब्लम देके रखा है एसिडिक नेचर के ऊपर, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी हम, जो टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया है तो वो प्रॉब्लम पे देखते हैं अभी हम क्या कहा है। तो आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम ऐसा दिया है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन अंडरगोज आयोनाइजेशन of OH bond to give away proton H+ ion. Each they have the different pK values which are 16, 10 and 4.5 respectively. Explain. सिंपल सी बात है, अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों पार्ट्स देके रखे हैं आपको प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स में आपको पता करना है, उनकी पीके वैल्यूज भी देके रखे, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये तीनों में से H+ आयन कौन डोनेट करता है, मतलब जो प्रोटॉन है आपका वो कौन डोनेट करता है, एंड प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से किसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है, और कौन एसिडिक नेचर के बारे में सबसे लोएस्ट है, ठीक है, वीक एसिडिक है, एंड सबसे ज़्यादा प्रोटॉन जो डोनेट कर रहा है मतलब उनमें स्टेबिलिटी कैसी है, एंड उनके कुछ पीके वैल्यूज भी आपको देके रखी है। तो इनमें हमें पता करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका है। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं उस प्रॉब्लम को। सबसे पहले देके रखा है आपको कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड आपको दिया है अल्कोहल का, ठीक है, ये है आपका अल्कोहल। ओके, देन नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड दिया है आपको फिनॉल का, ठीक है। फिनॉल का भी स्ट्रक्चर देखते कैसे आएगा। ये है फिनॉल। देन थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, फिनॉल के बाद दिया है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का।
ये है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड्स के बाद। एसिडिक नेचर का पता करना है हमें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो अभी देखा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नेचर में कि जो H+ आयन मतलब प्रोटॉन डोनेट करेगा, वहीं से हमें पता चलेगा कि हाँ ये एसिडिक है या नहीं है। एसिडिक नेचर पता करने का एक बेस्ट वे है कि जो भी कंपाउंड H+ आयन मतलब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो प्रूव हो जा रहा है कि हाँ भाई ये एसिडिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या करेंगे, हम H+ आयन डोनेट करके देखते हैं कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट बेस के बारे में। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, ये वाला जो H है ये डोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला H हो जाएगा डोनेट, देन रिमेनिंग क्या बचता है इधर RO। ठीक है, ये बचा यहाँ पे RO का कंपाउंड बचा है क्योंकि H तो डोनेट हो गया। नेक्स्ट देखते फिनॉल पे चलते। ठीक है, फिनॉल में क्या होगा, ये वाला H भी हो जाएगा डोनेट, देन रिमेनिंग जो बचता है उसको लिख दो भाई, वो होगा आपका कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे बचा है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे बचा है आपका ऑक्सीजन, उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां से भी क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा डोनेट मतलब प्रोटॉन हो जाएगा डोनेट। तो फॉर्म क्या हो रहा है वहां पे, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। अभी देखो भाई आगे क्या होता है वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमें स्टेबिलिटी पता चलेगी। ठीक है, इसके बाद देखना है हमें स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा। देन नेक्स्ट देखते हैं जो आपका अल्कोहल का कंपाउंड है। अल्कोहल के केस में क्या हुआ, ये वाला जो अल्किल ग्रुप है भाई आपका, ठीक है, ये वाला जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये वाला अल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अल्किल ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन उस ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। जो अल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्यों लेगा भाई, अगर उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन और क्यों लेगा, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वो अल्किल ग्रुप से क्यों लेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्किल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं रहा है। ठीक है, एक तो दे रहा है, अल्किल ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीजन उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहा है, और इसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, उनके बीच झगड़ा हो रहा है। ठीक है, और वो कंपाउंड डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, इनके बीच क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऑक्सीजन ले नहीं रहा, अल्किल ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स लेकिन ऑक्सीजन ले नहीं रहा उसके पास से, और इसकी वजह से वो कंपाउंड कैसा बन रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबिलिटी नहीं रही उसके बीच में। ठीक है, बॉन्डिंग नहीं रही, स्टेबिलिटी नहीं रही। ठीक है, तो ये अल्किल ग्रुप और ये वाला ऑक्सीजन जो है हमारा अल्कोहल का, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड कैसे बन गया, डिस्टेबलाइजेशन बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेबलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले अल्कोहल में कंसेप्ट आ गया डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। डिस्टेबलाइजेशन किसकी वजह से आ गया, अल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहा है। इसके लिए वहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रही उनके बीच में, तो डिस्टेबलाइजेशन हो गया कॉन्जुगेट बेस का। ये वाले कॉन्जुगेट बेस का क्या हो गया, डिस्टेबलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट चलते फिनॉल के कंसेप्ट में। यहाँ पे देखो फिनॉल के कंसेप्ट में क्या होता है। फिनॉल के कंसेप्ट में जब भी हम देखते हैं तो फिनॉल का कंसेप्ट कैसा है वो देखो। यहाँ से निगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्डिंग मूव करेगा यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा इस तरफ एंड देन इस तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, जो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्डिंग को मूव कर रहे, ये क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फिनॉल की केस में,
इन फिनॉक्साइड आयन, the compound is, in phenoxide ion the compound is stable, the compound is stable, moderately stable, ठीक है, पूरा stable नहीं है, moderately stable because of resonance, but the structure are not इक्विवेलेंट, बट द स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, जो फिनॉक्साइड आयन है उसके केस में क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है ये मॉडरेटली स्टेबल है, पूरा स्टेबल नहीं है, मॉडरेटली स्टेबल है, रेजोनेंस शो कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया, और रेजोनेंस की वजह से उसको वो स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी कैसी है, मॉडरेट स्टेबिलिटी है, पूरी स्टेबिलिटी नहीं आई है, मॉडरेटली स्टेबल है, वो किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आ रहा है वो इक्विवेलेंट नहीं होता है। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर देखा, तो उसमें हमने देखा जो रेजोनेंस फॉर्म हुआ था, दो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर हमने देखे, तो वो कैसे थे भाई, इक्विवेलेंट थे, मतलब सिमिलर थे एक दूसरे को, इसीलिए वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहे थे। तो चलिए चलते उसी कंपाउंड पे जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ का जो कंपाउंड है ये क्या शो कर रहा है भाई, H+ तो चला गया, H+ आयन डोनेट हो चुका है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर हमने देखा, दो रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर देखे थे, कैसे थे वो, इक्विवेलेंट थे, सिमिलर थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इन कार्बोक्सिलिक एसिड द कंपाउंड इज स्टेबल, द कंपाउंड इज हाईली स्टेबल लिख देते हैं हम यहाँ पे, द कंपाउंड इज हाईली स्टेबल बिकॉज रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से वो हाईली स्टेबल है, एंड द स्ट्रक्चर्स आर कैसे स्ट्रक्चर है उसके, इक्विवेलेंट, एंड द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट to each other, and the structures are equivalent to each other, वो जो स्ट्रक्चर्स है वो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं थे, यहाँ पे रेजोनेंस भी है और वो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट भी है, एक दूसरे को सिमिलर भी है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचर होता है वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस तो है भाई उसमें, एंड रेजोनेंस के अलावा जो रेजोनेंस मिला है वो कैसा मिला है, इक्विवेलेंट नेचर में मिला है। जो दो स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं रेजोनेंस में वो कैसे है, हाईली इक्विवेलेंट है, सिमिलर है दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये वाली देख लिए हमने स्टेबिलिटी, ठीक है। जो पहला था अल्कोहल वो डिस्टेबिलाइजेशन हुआ था, जो सेकंड था फिनॉल का वो रेजोनेंस की वजह से मॉडरेटली स्टेबल था, ठीक है। मॉडरेटली इसलिए बोला क्योंकि जो स्ट्रक्चर आए हैं रेजोनेंस में वो इक्विवेलेंट नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, एंड जो रेजोनेंस मिला है वो कैसा मिला है हमें, इक्विवेलेंट नेचर में, मतलब सिमिलर नेचर का है, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम। और एक बात है, पीके वैल्यू भी दे के रखी है आपको, तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे भी, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम पीके वैल्यू को। पीके वैल्यू का एक कंसेप्ट है जो ध्यान में रखना भाई, ठीक है। जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, ये बात ध्यान में रखना। एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे पीके वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे पीके वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका एसिडिक नेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अल्कोहल की पीके वैल्यू आपको जो प्रॉब्लम दिया है उसमें देके रखी थी वो थी आपकी 16, ठीक है। अल्कोहल की दी थी आपको 16, देन फिनॉल की दी थी आपको 10, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू दी है 4.5, ठीक है। तो पीके वैल्यू ऊपर से लेके नीचे तक कैसे हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। पीके वैल्यू लाइक दिस, ये हुई है पीके वैल्यू आपकी डिक्रीज। तो एसिडिक नेचर कैसे होगा भाई,
ये हुई है आपकी यहाँ पे पीके वैल्यू डिक्रीज। ओके, पीके वैल्यू हुई है डिक्रीज, इसका मतलब एसिडिक नेचर कैसे होगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर, जो एसिडिक नेचर है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पीके वैल्यू कम होती गई है उसका मतलब है एसिडिक वैल्यू कैसी हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, पीके वैल्यू तो हो गई भाई, जिसकी सबसे कम पीके वैल्यू है इसकी आएगी सबसे कम पीके वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पीके वैल्यू कम हुई है। ठीक है, पीके वैल्यू है सबसे कम, मतलब एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पीके वैल्यू जिसकी कम है कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वो है 4.5, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, हाईली स्टेबल है, वो हाईली एसिडिक नेचर का है। देन नेक्स्ट इसके बाद इसकी आई है फिनॉल की आई है, वो भी मॉडरेटली स्टेबल है, इसका मतलब वो है भाई मॉडरेटली स्टेबल है, तो वो भी एसिडिक नेचर थोड़ा फार शो कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट अल्कोहल है, अल्कोहल की जो पीके वैल्यू है वो ज़्यादा दिखाई है, इसका मतलब उसका जो एसिडिक नेचर है वो कम है, वो वीकर एसिड है। ठीक है, अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दे के रखा था। तो चलिए गाइस, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने देख लिया, उसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको प्रॉब्लम दिया था वो भी हमने देख लिया। अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखने जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दे के रखे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ ऑर्डर्स पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो तो हमने शॉर्ट में देख लिया था, लेकिन अभी आप डिटेल में वो कंपाउंड्स देखेंगे ताकि आपको जब आप एग्जांपल्स देखोगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इजीली बता दोगे कि हाँ भाई ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का है या ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का नहीं है, इसके एसिडिटी कम है या इसके एसिडिटी ज़्यादा है, तो वो पूरा डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। ठीक है, तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ इसमें कंसीडर होंगे आपका NO2, देन नेक्स्ट उसके बाद आएगा CN, देन नेक्स्ट आएगा उसमें अल्डिहाइड का कंपाउंड, देन नेक्स्ट होगा एसिड का कंपाउंड, उसके बाद होगा ईस्टर का कंपाउंड, देन उसके बाद होगा कीटोन का कंपाउंड, देन नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम हैलोजन से कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, ये तो था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। ठीक है, ये वाला ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अभी देखेंगे हम इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, तो वहां आएंगे आपका OH, देन उसके बाद आएगा OR, देन NH2, देन NR2, देन उसके बाद होगा NHR, देन कुछ अल्किल्स ग्रुप्स होंगे, कुछ नहीं पूरे के पूरे अल्किल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, पूरे अल्किल ग्रुप्स आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो कंपाउंड्स आते हैं उनकी लिस्ट। ठीक है, अगर ये लिस्ट आपको पता है तो आप इजीली बता दोगे कि ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ कंसेप्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता है इंक्रीज एसिडिटी। जहां पे भी आपको ये वाले ग्रुप दिखेंगे यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखेगा, वो क्या करता है वहां पे एसिडिटी इंक्रीज करता है। तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा डिक्रीज एसिडिटी, उसके अपोजिट। ठीक है, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो चलिए इसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं तो वो देखते हैं, एग्जाम्पल्स दिए वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल है ये है पहला एग्जाम्पल,
उसके बाद दिया है ये वाला एग्जाम्पल, नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल दिया है ये वाला, देन लास्ट में और एक एग्जाम्पल दिया है लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में हमें बताना है कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिटी किस कंपाउंड की है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH2 ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे COOH अगर देखोगे तो वो भी कॉमन है भाई सभी में, ठीक है, COOH भी कॉमन है, CH2 भी कॉमन है। तो आपको पता इन ग्रुप से करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी ग्रुप कैसे हैं, सभी के सभी ग्रुप किसके अंडर में आते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर में सभी के सभी आते हैं। एंड वो सभी के सभी हैलोजेंस क्या करते हैं, इंक्रीज एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा, ये सब के सब तो एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है वो किससे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक ऑर्डर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर ऐसी है, फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन का कंपाउंड, उसकी एसिडिटी होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो है हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देन उसके बाद होता है क्लोरीन, देन उसके बाद होता है ब्रोमीन, देन उसके बाद होता है आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए उसकी एसिडिटी होती है सबसे ज्यादा। देन नेक्स्ट क्लोरीन की फ्लोरीन से थोड़ी कम हो जाती है, देन ब्रोमीन की क्लोरीन से थोड़ी और कम हो जाती है, एंड आयोडीन की एसिडिटी हो जाती है सबसे कम, क्योंकि वो है सबसे लोएस्ट वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये है ऑर्डर, सही ऑर्डर, ठीक है। तो इन ऑर्डर के अनुसार हमें पता करना है कि किसकी एसिडिक नेचर किसका सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका फ्लोरीन प्रेजेंट, तो फ्लोरीन की एसिडिटी कैसी है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं हम, ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ देखते हैं। फ्लोरीन का ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ज्यादा। देन नेक्स्ट जब जाओगे आप सेकेंड एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्लोरीन के एसिडिटी जो है वो फ्लोरीन से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट जाते हैं हम ब्रोमीन के ऊपर। ब्रोमीन कैसा है भाई, थर्ड ऑर्डर पे है, उसकी एसिडिटी और कम है, तो यहाँ पे हो जाएगी उसकी एसिडिटी कम। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है, तो आयोडीन कैसा है भाई, सबसे कम वाला एसिडिक नेचर है उसका, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे कम। एंड अगर आप लास्ट वाला एग्जाम्पल देखोगे तो इसके अंडर में कोई भी एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो एसिडिक नेचर है वो है सबसे कम, ठीक है। सबसे कम एसिडिक नेचर जो होगा वो आपका लास्ट एग्जाम्पल का होगा, देन उसके बाद आयोडीन का, देन ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। एंड फ्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑर्डर आप जब देखोगे तो फ्लोरीन जो है आपका वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी फ्लोरीन कंपाउंड की, जहाँ पे आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम पीके स्ट्रेंथ में क्या होता है, पीके वैल्यू में क्या होता है। पीके वैल्यू कैसी है फिर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली, एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है पीके वैल्यू को। मतलब क्या होगा, यहाँ पे पीके वैल्यू है आपकी सबसे ज्यादा, यानी ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हमने देखा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो रही थी, जब हम ऊपर से नीचे आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हुई भाई, यहाँ पे डिक्रीज हुई, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हुई डिक्रीज, ऊपर से नीचे जब आए हम, तो पीके वैल्यू क्या होगी, पीके वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जहां पे आपका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसकी होगी सबसे कम पीके वैल्यू। देन क्लोरीन जहां आया तो उसकी पीके वैल्यू बढ़ जाएगी, देन ब्रोमीन आया तो उसकी पीके वैल्यू और बढ़ जाएगी, देन आयोडीन आया उसके बाद और पीके वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड जो लास्ट वाला कंपाउंड है उसकी पीके वैल्यू होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो एसिड स्ट्रेंथ एंड पीके वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि वो कैसे है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पीके वैल्यू जब नीचे से हम ऊपर गए तब क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर आए तो पीके वैल्यू कैसी हुई, इंक्रीज हुई। एंड एसिड स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जब गए हम तो डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए थे, और एसिडिक नेचर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी ये वाला दिया है आपको पहला एग्जाम्पल,
ये वाला है सेकेंड एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे दिया है ये वाला थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ पे अभी सबसे फोकस करना है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ऊपर वाला वो तो सिमिलर है, तो फोकस आपको जो नीचे वाले कंपाउंड है उसके ऊपर करना है। ठीक है, यहाँ पे है NO2 ग्रुप, यहाँ पे है CH3 ग्रुप, यहाँ पे तो कोई भी अटैच नहीं है। ठीक है, तो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप किस में आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है? जल्दी से देखो भाई, लिख के रखा है ऊपर, तो NO2 ग्रुप आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड CH3 किस में आता है भाई, CH3 है आपका अल्किल ग्रुप, तो अल्किल ग्रुप आपको किस में दिखेगा, आपको वो दिखेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अल्किल ग्रुप है तो अल्किल ग्रुप किसके अंडर में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो भाई अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या होगा, एसिडिटी सबसे ज़्यादा किस कंपाउंड की होगी, तो वो NO2 कंपाउंड की एसिडिटी होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये वाले कंपाउंड की एसिडिटी होगी सबसे ज़्यादा। देन सेकंड कंपाउंड को देखते हैं, यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है मतलब वो एसिडिटी उसकी बढ़ नहीं रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अटैच नहीं है, इसका मतलब उसकी एसिडिटी कम भी नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है भाई। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो वो है आपका मिडल वाला कंपाउंड। ठीक है, देन नेक्स्ट जब जाएंगे अब आप वहाँ पे दिखेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज एसिडिटी, इसीलिए वो आएगा, उसके एसिडिटी सबसे कम होगी क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करता है, इसीलिए वहाँ की एसिडिटी होगी सबसे कम। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकेंड टाइप वाले एग्जाम्पल्स, और एक लास्ट टाइप वाले एग्जाम्पल्स आपको देके रखे हैं, वो भी देखते हैं हम। जो एग्जाम्पल्स नेक्स्ट दिए हैं वो देखो अभी यहाँ पे, Cl CH2 COOH। ठीक है, उसके बाद वाला एग्जाम्पल दिया है CH Cl COOH। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है CH Cl Cl CH Cl Cl COOH। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, 1 2 3। अभी यहाँ पे देखो, जो आपको यहाँ का ग्रुप दिखेगा ये सिमिलर है। ठीक है, COH COH COH, ये ग्रुप कैसा है, सिमिलर है। अभी आप यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है CH2 को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा आपको 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 3 क्लोरीन ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, 1 2 3, ये टोटल 3 क्लोरीन ग्रुप्स वहाँ पे अटैच है। तो क्लोरीन ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपको क्लोरीन दिखेगा। ठीक है, ये है क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये कैसे है भाई, सभी के सभी क्लोरीन कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज एसिडिटी, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन ग्रुप है। ठीक है, एक ही क्लोरीन ग्रुप है मतलब वो थोड़ी सी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है मतलब वो और एसिडिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप है मतलब वो क्या करेगा, एसिडिटी को तो बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, तो सबसे कम वाली इन केस में जो एसिडिटी आएगी वो आएगी आपके पहले, जो आपका पहला कंपाउंड दिया है उसकी। देन नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप आ गए मतलब वो और इंक्रीज कर देंगे भाई एसिडिटी को, तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगी। एंड जो थर्ड कंपाउंड है वहाँ पे तो 3 क्लोरीन ग्रुप है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है मतलब वो एसिडिटी को कितना बढ़ा देंगे, तो इसका एसिडिक नेचर होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये लिखा हमने यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन ग्रुप मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा कुछ नहीं थी। देन यहाँ पे सेकंड कंपाउंड में 2 अल्किल 2 क्लोरो ग्रुप आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, इसका मतलब उसकी एसिडिटी और बढ़ गई। और लास्ट कंपाउंड में तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब उसकी एसिडिटी तो कितनी बढ़ गई, तो यहाँ पे आ गई सबसे ज़्यादा एसिडिटी। तो ये एग्जाम्पल्स देखे हमने एसिडिक नेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो thank you so much guys for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.